नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े से चूक गई। बीते दो चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 240 सीटों पर अटक गई। बावजूद इसके एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस बार चुनाव में पीएम के लिए उत्तर भारत के नतीजे पिछली बार के मुकाबले अच्छे नहीं रहे, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी का दायरा और प्रभाव काफी बढ़ा है और इसकी झलक मोदी के नए मंत्रिमंडल में भी साफ नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यही, क्या दक्षिण का द्वार भेदने के बाद दक्षिण के भरोसे चलेगी दिल्ली सरकार? ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन गए, यानी देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार। लेकिन इस बार सिर्फ बीजेपी पावर में नहीं है, इस बार की सरकार गठबंधन की सरकार है, इस बार एनडीए की सरकार है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर में नुकसान हुआ तो दक्षिण से अच्छी खबर भी आई। हालांकि उत्तर में कोई सीटों की भरपाई दक्षिण के राज्य नहीं कर पाए, लेकिन यह सच है कि इस बार बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छा प्रदर्शन किया है। साथियों, इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। मोदी ने इस बार दक्षिण का जो प्लान बनाया था उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। दक्षिण में उसे बहुत ज्यादा सीटें ना मिली हो, लेकिन उसने दक्षिण का द्वार भेद दिया है। दक्षिण की सीटों की बात करें तो केरल में पहली बार बीजेपी ने इस बार खाता खोला है, उसे एक सीट मिली है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ मिलकर 3 सीटें जीती, तो वहीं तेलंगाना में भी 8 सीटों पर कमल खिला है। इसके अलावा उड़ीसा के 21 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है। कर्नाटक एंड तेलंगाना अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में थी। इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और अब नतीजे बता रहे हैं कि मोदी का मिशन 400 भले ही पूरा न हो पाया हो, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार जरूर खोल दिया है। जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में
इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वालों के ऊपर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में हुआ है, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। यही वजह है कि जब दक्षिण में सफलता मिली तो मंत्रिमंडल में भी इसका प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। इस बार के मंत्रिमंडल में दक्षिण को विशेष दर्जा दिया गया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि गठबंधन में शामिल एनडीए के बाकी साथियों को भी मोदी के मंत्रिमंडल में अहम जगह दी गई। निर्मला सीतारमण बीजेपी, सुब्रमण्यम जयशंकर बीजेपी, के राम मोहन नायडू टीडीपी, एचडी कुमारस्वामी जनता दल सेकुलर, प्रहलाद जोशी बीजेपी, जी किशन रेड्डी बीजेपी, जुएल ओराम बीजेडी, डॉक्टर पी चंद्रशेखर टीडीपी, शोभा करंदलाजे बीजेपी, सुरेश गोपी बीजेपी, बंडी संजय कुमार बीजेपी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा बीजेपी, जॉर्ज कुरियन बीजेपी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. ये लिस्ट, ये परिवर्तन, ये देश की राजनीति में एक नया प्रतीक है। जिस बीजेपी को हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व की राजनीति के चलते दक्षिण भारत में अछूत समझा जाता था, उसके लिए दक्षिण भारत में इस बार न सिर्फ शानदार वेलकम हुआ बल्कि मोदी के मंत्रिमंडल में उसकी झलक भी खूब नजर आई। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. यानी भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ उत्तर की पार्टी नहीं रही बल्कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर के साथ साथ दक्षिण हर राज्य की पार्टी बन गई। दक्षिण विस्तार लेती हुई बीजेपी ने 2014 के चुनाव के बाद ही पूरा फोकस दक्षिण की तरफ कर दिया था। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण के 146 दौरे किए, 356 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जिसमें 144 सभाएं की। साथियों, तेलंगाना को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अनुभवी नेता लगातार दक्षिण की जमीन को कमल के अनुकूल बनाते रहे। जबकि एक सभी राज्यों के लिए बीजेपी ने अलग अलग रणनीति बनाई। केरल, तमिलनाडु में बीजेपी ने नए ऊर्जावान नेताओं पर भरोसा किया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पुराने स्थापित नेताओं को साथ लिया। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत का किला फतेह करने के लिए एनडीए ने जो प्लान बनाया था वो काम कर गया। दिल्ली की जंग में दक्षिण भारत के 131 सीटों का अहम रोल रहा। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन साउथ शुरू किया और उसके बाद उसे बहुत हद तक पूरा भी कर लिया। मोदी ने मिशन दक्षिण को बहुत हद तक फतेह करने में कामयाब तो हुए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है टीडीपी का आंध्र प्रदेश में गठबंधन में आ जाना। और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई।
लेकिन अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सवाल यही है कि आखिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुखर रहे और खुले तौर पर विरोध करते रहे, इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते रहे, कहते रहे हैं कि हमारे रहते धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्या वो अब भी इस पर कायम है? क्योंकि जिस टीडीपी के सहयोग से केंद्र में उनकी सरकार बन रही है वो मुस्लिम आरक्षण की हिमायती है। पार्टी ने साफ कहा है कि आंध्र प्रदेश में किसी भी कीमत पर मुस्लिमों को 4% आरक्षण जारी रहेगा। స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, yes they are deserving, will protect, there is no second thought. ఎందుకు ఈ రోజు ముస్లిమ్స్ లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది, ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా ఎనబడి ఉన్నారు, వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने विचार रखा और संविधान सभा ने निर्णय किया कि धर्म के आधार पर इस देश में कोई आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण दलितों, आदिवासी, ओबीसी के लिए ही होगा, औरों के लिए नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को सिर्फ आरक्षण नहीं दिया जाएगा बल्कि उनके विकास के लिए तमाम वादे टीडीपी की ओर से किए गए। पहले इन वादों पर एक नजर डाल लेते हैं। मस्जिदों के रखरखाव के लिए हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में हज हाउस नूर भाषा कॉरपोरेशन बनाने उसको 100 करोड़ देने का वादा। हज पर जाने वाले मुस्लिमों को 1 लाख की मदद देने का वादा। 50 साल से ज्यादा उम्र के मुस्लिमों को पेंशन देने का वादा। हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन दी जाएगी। मुस्लिमों को बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। मस्जिद के इमामों को 10,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। पढ़े लिखे इमामों को सरकारी काजी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। टीडीपी का कहना है कि राज्य में मुस्लिम सबसे गरीब है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें ताकि सामाजिक तौर पर उनका विकास हो। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इन वादों के साथ यह भी कहा कि हम मुस्लिम के लिए लागू पुरानी योजनाओं को फिर से शुरू करें। 2014-2019 के दौरान टीडीपी आंध्र प्रदेश के सत्ता में थी। उस दौरान पार्टी ने ईद को राज्य उत्सव का दर्जा दिया था। पार्टी का कहना था कि इससे मुस्लिम समाज मुख्य धारा में आया है। अब फिर से आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनने जा रही है, तो क्या वो फिर से ईद को राज्य उत्सव का दर्जा देगी? टीडीपी की ओर से मुस्लिमों को लेकर जो वादे किए गए उनको लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने अपना नजरिया बताया। अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार के हिस्सा होंगे आंध्र प्रदेश में भी, और मोदी जिसके प्रधानमंत्री होंगे, मोदी सरकार तो नहीं, एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री जिसमें नरेंद्र मोदी होंगे, उसमें चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर यह सरकार चलेगी। और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमान रिजर्वेशन का वायदा किया है और 1 लाख रुपए हज पर जाने वालों को दिया, और मैं फहरिस्त आपको बता दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जब इंडी गठबंधन के कहते थे तो ये कहते थे कि इनकी सरकार आएगी तो ये आपका मंगलसूत्र छीन करके जिनके ज्यादा बच्चे हैं यानी मुसलमानों में बांट देंगे, आपका दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण लेकर के ये मुसलमानों में बांट देंगे, हम आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे या हम होने नहीं देंगे, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और वहीं पर चंद्रबाबू नायडू ने मैनिफेस्टो में आरक्षण वाली बात तो नहीं कही, लेकिन अपनी तमाम रैलियों और संवाददाता सम्मेलन, वो करते हैं संवाददाता सम्मेलन, वो पत्रकारों के सवालों का जवाब लेते हैं, तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि हमारी सरकार बनी तो 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और जिस बात को लेकर के आपने इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया कि ये मुसलमानों का आरक्षण देंगे, वो आपके एनडीए गठबंधन के ही सबसे बड़ा धड़ा अगर एनडीए का है तो चंद्रबाबू नायडू का है। वही अगर आरक्षण देने का फैसला करते हैं
तो फिर इस पर बीजेपी का रुख क्या होगा, उनसे समर्थन लेगी कि नहीं लेगी, और उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, सरकार में शामिल होगी कि नहीं होगी, ये बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। मुस्लिम आरक्षण और सुविधाओं का जितने दिन बोतल में बंद रहेगा उतना सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। जिस दिन यह बाहर आ गया उस दिन तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के बीच में टकराव तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वादा किया गया है वो भी चुनावों में। ऐसे में यदि इस वादे को पूरा किया जाता है तो साथी दल बीजेपी नाराज हो जाएगी, और यदि इस वादे को पूरा नहीं करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू से पार्टी के वोटर्स खफा हो जाएंगे। मुस्लिम